क्या ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे अच्छा लगा, जो आप लड़कों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो बिस्मौली सर यहाँ के सबसे चर्चित टीचर हैं डीवीपीजी कॉलेज के। तो बिस्मौली सर का क्या ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे अच्छा लगा, जो आप वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह करना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ BA थर्ड ईयर के पास आउट भैया उदय भास्कर भैया आज हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये डीवीपीजी कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और आज ये हम लोगों से अपना कुछ डीवीपीजी कॉलेज में जितना भी इन्होंने समय अपना एक्सपेंड किया है उसके बारे में बताएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इनके द्वारा जितना भी चीज़ें और जितना भी इनका एक्सपीरियंस है आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने अंदर भी उसको उतारने की कोशिश करेंगे। तो भैया पहले आप बता दीजिए कि आप यहाँ पर कब आए थे और क्या एम लेकर आए थे आपका डीवीपीजी कॉलेज। पहले तो आप सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने प्रश्न पूछा कि मैं सबसे पहले यहाँ कब आया, तो सबसे पहले मेरा यहाँ आना 2022 में 2022 के मार्च महीने में, क्योंकि एक वर्ष 2020 और 2021 दोनों जो है ऑनलाइन बीता था, इसलिए मैं यहाँ जो है 2022 में आया और 22 और 23 ये दोनों सत्र हमारा चला है, जिसमें लगभग 3 सेमेस्टर हम लोगों का ऑफलाइन चला और 3 सेमेस्टर ऑनलाइन चला। तो जब आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था BHU के लिए और आपको डीवीपीजी कॉलेज मिला, फिर आपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन के तौर पर हिंदी और संस्कृत और फिलॉसफी चुना, तो आपका क्या मोटिव था कि अगर आप हिंदी, इंग्लिश या फिलॉसफी जो भी चूज़ कर रहे हैं और लैंग्वेज के रूप में संस्कृत चूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले से ही अपना कुछ एम सेट कर लिए थे कि आप यहाँ पर आने के बाद तब आपने कुछ अपना एम सेट किया? देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आप अपना कॉम्बिनेशन तय करते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट से BA या आप अपना कोई भी BCom या जो करना चाहते हैं। तो उस समय हमने हिंदी को प्राथमिकता दी, क्योंकि हिंदी हमारा ऑनर्स रखना था। तो हिंदी को एक पर रखते हुए और उसके बाद जो भी विषय आया उसको हमने उसमें अप्लाई किया। कॉम्बिनेशन जब फाइनल हो गया, जब मुझे हिंदी, इंग्लिश और फिलॉसफी मिला, और जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है वो भी आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको अलॉट किया जाता है। तो इन सब के बावजूद जो मेरा निर्धारण था, मूल्यांकन था इन सब के बाद, वो ये था कि भाई हिंदी साहित्य के साथ अगर आपको दर्शन मिल रहा है तो हिंदी में किसी कवि या लेखक की अपनी एक दार्शनिक विचारधारा होती है, उसका अपना चिंतन का एक नज़रिया, एक तरीका होता है। तो मुझे जब दर्शन मिला, और वैसे भी आपको अगर नेट JRF की आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है, तो उनको वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत बहुत सारे दर्शन को पढ़ना होता है, जैसे लोहिया का दर्शन या मार्क्स का दर्शन या गांधी का दर्शन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियरी है, लाभदायक है। और उसके साथ साथ मेरा इंग्लिश एक सब्जेक्ट था जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी था। तो इसलिए मुझे अपने कॉम्बिनेशन से बहुत हर्ष हुआ और संतोष हुआ, और मैंने सहर्ष स्वीकार करके फिर अपनी पढ़ाई आगे जारी की। तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस नहीं मिला और आपको डीवीपीजी कॉलेज मिल गया, तो आपको क्या कुछ दुख हुआ यहाँ पर डीवीपीजी कॉलेज में रहते हुए कि हमको अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस आते तो ज़्यादा बेहतर हम पढ़ाई कर सकते थे, या फिर आप यहीं पे बेहतर पढ़ाई की, या फिर आप यहाँ से क्या जो भी आपका नंबर? देखिए, ऐसा है कि आप जहाँ पे हैं, यानी डीवीपीजी कॉलेज, वो स्थापित है बनारस के कबीर चौरा क्षेत्र में। कबीर चौरा आज से नहीं, कबीर के समय से ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ संत कबीर हुए जिन्होंने अपने मत का प्रतिपादन किया, अपने साखियों को बाँचा और उससे समाज में ज्ञान की ज्योत जगाई। ये परंपरा तब की है, और जब यहाँ लोकेशन हुआ, मुझे यहाँ मिला,
तो मेरे दिमाग में साइमल्टेनियसली एक और विचार चल रहा था, क्योंकि एक साहित्य प्रेमी होने के नाते मुझे संगीत से भी गहरी रुचि अभिरुचि लगाव था। और कबीर चौरा जो है, आपको बताऊं कि बनारस का जो संगीत की जो परंपरा है उसमें एक बहुत बड़ा अध्याय है, क्योंकि बनारस का जो बनारस घराना है संगीत का, वो उसी 200-300 मीटर के अंदर में पूरा फैला हुआ है। उसी कबीर चौरा मोहल्ले में जितने भी हमारे कलाकार, पद्मश्री गिरजा देवी जी, राजन साजन मिश्र जी, इन लोगों का सारा आवास उसी जगह है। तो एक संगीत से रुचि होने के नाते मुझे बहुत हर्ष हुआ कि मेरा एडमिशन ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर हुआ है। बिल्कुल मुझे कहीं से कहने में गुरेज नहीं है, और उस समय से लेकर आज तक मेरे मन में, और अब तो चूँकि मैं इसमें पढ़ चुका हूँ, तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, मेरे भाई बंधु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल संकोच न करें, बेझिझक अगर आपको यहाँ मिला है तो संकोच रहित होकर पढ़ाई करें और तन्मयता से अपने तैयारी में जुट जाएं। और अपने टीचर्स, जो कि यहाँ सबसे बड़ी आपके पास उपलब्धि है कि टीचर से आपका तादात्म्य संबंध वो बहुत गहरा हो जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और अपनी पढ़ाई करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको ऑब्जर्व करता रहा जितना दिन आप मेरे साथ रहे, मैं तो अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। आप कविता भी लिखते थे, संगीत में भी आपका बहुत ज़्यादा रुचि था। तो यहाँ पर आए तो आपको हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारे टीचर मिले, बहुत सारे प्रोफेसर मिले। तो आप 3 साल पूरा यहाँ पर हिंदी साहित्य एज ऑनर्स यहाँ पर आपने समय अपना व्यतीत किया। तो आपको कौन से प्रोफेसर हैं, कौन से टीचर हैं जो सबसे अधिक आपको प्रेरित करते हैं, जिससे आपको आज भी सीखने को मिलता है कि हाँ ये थे तो मैंने हिंदी साहित्य को अपने अंदर एकदम जैसे पिरो लिया, और उसे मतलब कि ये मेरा अब एक तरह से जो मेरे जीवन का एक यही लक्ष्य ही बन गया। तो आपको कोई पहला नाम जो मेरी ज़बान पे आएगा वो निश्चित तौर पर मेरे श्रद्धेय प्रोफेसर समीर कुमार पाठक सर का है। वो मेरे लिए किसी अभिभावक से कम नहीं है। जिस तरह से उनका मार्गदर्शन निरंतर मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसने मुझे केवल हिंदी साहित्य के लिए प्रेरित नहीं किया, अपितु हिंदी साहित्य में आकर सृजन की अपनी क्षमता को बढ़ाने में बहुत हद तक उपकारी साबित हुआ। और उसके बाद डॉक्टर राकेश कुमार द्विवेदी सर जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि उनसे मुझे काव्यशास्त्र की और आपको रीति काव्य की एक बेहद सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उनके द्वारा प्राप्त हुई। और इससे मुझे हिंदी साहित्य के कहिए कि एक बहुत बड़े भाग को समझने में मुझे सहायता मिली। तो ये इन दोनों, और उसके बाद तमाम मेरे जितने गुरुजन हैं, प्रोफेसर राकेश कुमार राम सर, अस्मिता मैम और बिस्मौली सर और हमारी नीलम मैम, इन सब का सहयोग निश्चित तौर पर निरंतर प्राप्त होते रहा, जिससे मुझे अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने में सहायता मिली। तो अब बिस्मौली सर का बात आया, तो बिस्मौली सर के बारे में आपसे कुछ, जैसे कि बिस्मौली सर यहाँ के सबसे चर्चित टीचर हैं डीबीपीजी कॉलेज के। तो बिस्मौली सर का क्या ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे अच्छा लगा, जो आप लड़कों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो बिस्मौली सर का उनको लड़कों को भी फॉलो करना चाहिए, जिससे उनका जो जीवन है और ज़्यादा बेहतर बन जाएगा? पहली चीज़ कि बिस्मौली सर जो हैं वो एक हद तक गुरु के परिक्षेत्र से बाहर निकल के, जो आप कहिए कि एक आलोचक, रूढ़िवादी जो आप छवि जो गुरु की बनी हुई है, हाँ, उसको तोड़ने वाले टीचर उन्होंने तोड़ा। और बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार बनाकर, एक स्नेहिल सहपाठी का व्यवहार बना के उनके साथ बिल्कुल एक धारा प्रवाह बात करने और हर विषय पर बात करने से लेकर के किसी चीज़ में गाइडेंस देने तक उनका हमेशा सहयोग विद्यार्थियों के साथ रहा है। इस वजह से उनका योगदान बिल्कुल अविस्मरणीय है। और जैसा कि यहाँ पर मैं अपने सीनियर से भी सुना हूँ, भैया दीदी लोगों से, कि बिस्मौली सर को यहाँ का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। तो देखिए, मुझे याद आता है इस प्रकरण में
एक बात मुझे याद आ रही है कि एक बार एक कार्यक्रम हो रहा था हिंदी दिवस के दिन। तो उस दिन मुझे याद है कि हमारी मैम अस्मिता मैम ने जो निराला की उपाधि है वह उपाधि और किसी को नहीं, हमारे श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर राकेश कुमार द्विवेदी सर को दिया। इसलिए कि उन्होंने कहा कि द्विवेदी सर की जो छवि है वो बिल्कुल निराला माफिक है, निराला की जैसी है। आप देखिए कि उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, बोलचाल, सब कुछ एक अल्हड़ योगी की तरह, मनोयोगी की तरह। तो इसलिए उन्होंने उनको निराला नाम दिया। खैर आपकी मर्जी, आप जिसे जो नाम दे, लेकिन शिक्षा नहीं, हम जैसे कि हम केवल सुनते आए हैं। हाँ, ये चीज़ है। तो अब तक के आपके सफ़र में आपको कौन से ऐसे जो कवि हैं या फिर लेखक हैं या साहित्यकार हैं या कवियत्री हैं जो सबसे अधिक प्रभावित करती आई हैं और आगे भी करती आएंगी, जैसा कि आप? देखिए, मुझे सारे कवियों में बहुत सारे कवि हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कवि हैं वो एक तो कबीर और दूसरे आधुनिक कवि, यानी एक कबीर और एक आधुनिक कबीर यानी नागार्जुन। बाबा नागार्जुन मुझे बहुत प्रेरित करते हैं और सभी साहित्यकारों में सबसे ज़्यादा मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें वाक की स्पष्टता है, वाणी की स्पष्टता है, और कभी वो हो ही नहीं सकता जिसमें वाणी की स्पष्टता न हो। कोई अगर संश्लिष्ट बात करना है, कोई भी संश्लिष्ट बात करनी है, आप उसको स्पष्टता से करेंगे तो आपका पाठक उसको पारदर्शिता से समझ पाएगा। लेकिन कोई क्लिष्ट बात आपको करनी है, कुछ कहना है अपने पाठकों से, और आप उसको तिरोहित भाव में कहते हैं, छुपे हुए तरीके से, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि 60-70% जो वो है पाठक वर्ग है वो नहीं समझ पाएगा। कुछ गिने चुने लोग समझ पाएंगे, यानी आप अपने संप्रेषणीयता को कम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नागार्जुन पसंद आते हैं और बिल्कुल कबीर तो मुझे बहुत पसंद है। तो एक अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी एज एन ऑनर्स या फिर कोर्स चूज करता है, तो अगर उसका बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, या फिर जो मतलब कि अगर वो चूज कर रहा है तो किन बातों पर सबसे अधिक ध्यान दें कि वहाँ यहाँ पर आए और उसे हिंदी पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो और वो हिंदी को एज ए करियर ऑप्शन चूज करे? और जैसे कि अगर किसी को सिविल सर्विसेज का भी हिंदी एज एन ऑप्शनल चूज़ करके अगर एग्ज़ाम देना हो तो वो भी आपका अच्छे तरीके से दें, तो क्या क्या चीज़ों का पालन करें? पहली बात, पढ़ाई के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप जीवन में किसी भी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, मनपसंद स्थान को, लेकिन उसके लिए आपको पहले भरसक मेहनत करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए अपना। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दें, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले आप पढ़ें, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीधे मार्केट से जाके रामचंद्र शुक्ल की किताब उठा के लाते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि चूँकि भाषा का स्तर कुछ कठिन है, तो आप समझ ढंग से पाते नहीं हैं और बीच में ही किताब को बंद करके रख देते हैं। उससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया नहीं लग पा रहा। अगर काल विभाजन और नामकरण समझना है, नामकरण के बाद अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास समझना है कि कैसे कैसे उसका क्रम है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये किताब खरीद के लानी चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। उस किताब को ढंग से पढ़ें। उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल की किताब उठाकर लाएं और उसे खूब अच्छे ढंग से बारीक ढंग से पूरे मनोयोग से उसको पढ़ लें। और उसके बाद आपका बेस तैयार हो जाएगा। और दुनिया भर की तमाम जो उपन्यास, कहानियाँ वगैरह वगैरह जो भी है अलग अलग अनेक विधाओं में, उसको आप पढ़ जाइए, तो उससे आपका जो एक प्रोस्पेक्टस है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बेस को मजबूत बनाएं और उसके बाद जीवन में कोई भी परीक्षा देने में आपको कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा मेरा आश्वासन है। एक अंतिम प्रश्न है कि आप किस प्रकार के हिंदी का समर्थन करते हैं? आप संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन करते हैं कि एक जो गांधी जी जो सपना देखे थे हिंदुस्तानी हिंदी, जिसमें जितने भी तमाम भाषाएं हैं वो समाहित हो जाते हैं, जैसे उर्दू हो गया, अरबी हो गया,
आपका बंगला हो गया, समिया हो गया और मैथिली हो गया और जितने भी साउथ इंडिया की भाषा है वो समाहित करती है। तो आप किस प्रकार की हिंदी का समर्थन, आप संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन है कि भारतीय हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी जो भी है? संस्कृत है जलकूप, भाखा बहिता नीर। संस्कृत को कबीर ने कहा कि वो जलकूप है, कुएं का जल है, स्थिर जल, जो कि दुर्गंध दे सकता है, गंदा हो जाएगा, उसमें जीव मर जाएगा। और भाषा बहता नीर, उस समय भाषा जो है वो तत्कालीन हिंदी उस समय जो थी उसको कहते हैं। यानी जो भाषा का प्रवाह है, उस प्रवाह में भाषा आगे बढ़ती ढलती चली जाती है, उसमें जीवन है, जीवंतता है, एक प्रवाहमयता है और वो एक लयबद्ध होकर बिल्कुल कलकल छलछल जैसे नदियाँ बहती हैं कल्लोल करती हुई, उस तरीके से वो बहती हुई निकलती चली जाती है। तो मेरे विचार में हिंदी अपने किसी भी बंधन में न बंधे, निर्बंध होकर स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से बहती हुई कलकल छलछल निकल जाए और उस पर किसी भी तरह का पाबंद न लगे। जहाँ पाबंद लगा वहाँ भाषा मृत हो जाएगी। इसलिए मैं गांधी जी के विचारधारा का समर्थन करता हूँ, हिंदुस्तानी का समर्थन करता हूँ कि हिंदी रहे, लेकिन उसमें इतनी क्लिष्टता, इतनी संस्कृत निष्ठ, संस्कृत गर्भित भाषा न हो जाए कि अधिकांश जन उसे न समझ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका विचार हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।